नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दरअसल आज मसला उस निलंबन की वापसी पर है जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश के अंदर सियासत बहुत तेजी के साथ करवाने लगी। परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया और सवाल के बाद बवाल इतना हुआ कि प्रदेश की सियासत अपने आप में एक अलग संकेत देने लगी। जरा रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की ओर से सिविल इंजीनियर की परीक्षा में ब्राह्मण समुदाय से जुड़े विवादित सवाल पर सस्पेंड चल रहे HSSC के चेयरमैन भारत भूषण भारती को बहाल कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह की रिपोर्ट के बाद मंगलवार को मुख्य सचिव DS टेसी ने भारती का सस्पेंशन रद्द करने के आदेश जारी किए। आपको बता दें कि इस सवाल पर पूरे हरियाणा में ब्राह्मण समुदाय ने विरोध किया था, जिसके बाद भारती को सस्पेंड कर सरकार ने इसकी जांच रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह को सौंप दी थी। इस अवधि के दौरान IAS दीप्ति उमाशंकर को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। जांच में हेड एग्जामिनर और दूसरे लोगों को जिम्मेदार माना गया। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास तो और कोई काम है नहीं है, ना कोई उनको मुद्दा है, ना कोई मुद्दा उनको मिल रहा है, इसलिए वो क्या कहते हैं इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मांग की गई थी कि उसकी जांच कराई जाए, जांच करा लेगी। अब जांच की रिपोर्ट आ गई है तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया। सोमवार को रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह ने मुख्य सचिव DS टेसी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में विवादित प्रश्न के लिए हेड एग्जामिनर के अलावा पेपर सेट करने वाले और जिस पुस्तक से प्रश्न लिया गया उसके प्रकाशक को जिम्मेदार ठहराया गया। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाबदेही से चेयरमैन और सदस्य भी नहीं बच सकते। रिटायर्ड जस्टिस ने परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार करने के साथ और पारदर्शिता लाने की बात कही। ये था विवादित सवाल। आयोग की ओर से 10 अप्रैल को सिविल इंजीनियर की परीक्षा में सवाल पूछा था कि हरियाणा में कौन सा अपशकुन नहीं माना जाता। इसके ऑप्शन में काले ब्राह्मण से मिलना और ब्राह्मण की कन्या को देखना भी शामिल किया गया था। 2 महीने से अटकी कई भर्तियों की प्रक्रिया। आयोग चेयरमैन भारत भूषण भारती के सस्पेंड होने के बाद यहां IAS दीप्ति उमाशंकर को चेयरपर्सन बनाया गया, लेकिन पिछले करीब 2 महीने में अभी तक न तो कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई और न ही पूर्व में आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। ब्राह्मण समुदाय का आक्रोश बढ़ने पर सस्पेंड हुए थे चेयरमैन भारती। ब्राह्मण समुदाय पर विवादित सवाल पूछे जाने पर ब्राह्मण समुदाय में आक्रोश बढ़ गया था। समुदाय के लोगों ने सरकार से आयोग के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। हालांकि इससे पहले आयोग की ओर से माफी भी मांगी गई थी, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए। भारती को राहत पर सियासी तौर पर शोर मचना तय। एक बड़े विवाद से घिरे आयोग पर विपक्ष पहले से आक्रामक था और अब भारती की दोबारा बहाली से ये मुद्दा सियासी तौर पर फिर से गरमाने की पूरी संभावना है। आयोग इससे पहले भी भर्ती घोटाले के उजागर होने के कारण विपक्ष के निशाने पर आया था। हालांकि ये मामला किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते ने उजागर किया था। जहां तक भारती की बात है तो वो पिहोवा से जुड़े एक मामले में भी विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं, लेकिन सरकार के मौजूदा फैसले से भारती को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। बहरहाल भारती को राहत मिलने के बाद सरकार के लिए ये कितनी बड़ी आफत साबित होगा ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी, तो परीक्षा में पूछा गया सवाल और उसके बाद बढ़ता गया बवाल, सरकार पर दबाव और उसके बाद सजा के तौर पर भारती का निलंबन। लेकिन सजा अभी मुकर्रर तय की गई थी, लेकिन उसके बाद ही तुरंत आपने इस निलंबन को वापस ले लिया गया, यानी कि भारत भूषण भारती को एक बार फिर से उनके पद पर बिठा दिया गया। लेकिन ऐसे में अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है। हम सबसे पहले उनसे मिलवा देते हैं आपको। हमारे साथ ब्राह्मण नेता, क्योंकि बात यहाँ पर ब्राह्मणों की भी की जा रही है, तो सवाल यहाँ पर सबसे पहले ब्राह्मण नेता के द्वारा भी उठाए गए थे।
ब्राह्मण नेता डीपी कौशिक इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से नेता जवाहर यादव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। इंडियन नेशनल लोकदल से अजय गुलिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सतबीर डागर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन जवाहर साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्योंकि बार बार ये ब्राह्मण समाज का एक दबाव बना था और उसके बाद सरकार को भी स्टैंड लेना पड़ा, लेकिन क्या इस निलंबन की वापसी पर ब्राह्मण समाज इस फैसले से संतुष्ट होगा, ये आप मानते हैं? ब्राह्मण समाज किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं था। उन्होंने ये कहा कि इस तरह का जो पर्सन आया वो नहीं आना चाहिए था, और निश्चित रूप से सबने माना था कि वो पर्सन गलत है, अपमानजनक है, और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि ऐसे प्रश्नों को पूछा जाए। इवन जब अटल जी की सरकार थी, एनसीईआरटी की किताबों में जाटों के लिए टिप्पणी की हुई थी, अन्य और जातियों के लिए टिप्पणी की थी। हमने पुस्तकों से वो टिप्पणियां भी निकलवाई थी कि जो हमारी समाज को अपमानित करते हैं, ऐसी किसी भी एक तरह की टिप्पणियां नाजायज है, गलत है। परंतु उसमें जांच का विषय ये था कि क्या इसमें कोई चेयरमैन की या अन्य जो आयोग के लोग हैं उनकी कोई भूमिका है या नहीं है। अभी तो वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई नहीं, परंतु रिटायर्ड जज साहब ने वो रिपोर्ट सीएस चीफ सेक्रेटरी को सौंपी, और उसके बाद उसमें एजी से राय लेकर तो उसमें आखिर निलंबन की जो कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, उसकी जरूरत क्या आन पड़ी? हाँ, उसकी जरूरत ये थी कि समाज को और अपने सभी लोगों को ये लग रहा था कि जब तक इसकी जांच करा लेनी चाहिए, और जब तक जांच नहीं है, जांच में अगर कहीं ये लगता है कि इसमें चेयरमैन की भूमिका है तो सजा मिलनी चाहिए, और अगर चेयरमैन की भूमिका नहीं है तो फिर बेवजह किसी को सजा भी नहीं देनी चाहिए। तो जो ब्राह्मण समाज ने चाहा था उससे रिटायर्ड जज से जांच हुई, उस जांच की रिपोर्ट जमा हो गई, उसके बाद उस पर एजी की राय आ गई, और उस राय में ये जांच में आया होगा मुझे, क्योंकि वो जांच की रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, तो इसलिए जब तक वो पब्लिक डोमेन में आती है उस पर कोई टिप्पणी करना बनता नहीं। परंतु उस रिपोर्ट में निश्चित रूप से ये जरूर रहा होगा कि इसमें चेयरमैन का कोई वो नहीं, और जितनी जानकारी मुझे आयोग की कार्यप्रणाली की है उसमें भी यह है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसका चेयरमैन छोड़िए, जो नियंत्रक है, जो परीक्षा नियंत्रक है, उसको भी जानकारी नहीं होती। आयोग के किसी भी ये गोपनीय विषय होता है। इवन यहां तक भी होता है कि चेयरमैन को तो ये भी नहीं पता होता कि ये प्रश्न पत्र किसने सेट किया, ये गोपनीयता का विषय है, इसलिए उसमें ध्यान में मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर सेट तो हुआ ना, गलती तो हुई ना। हाँ, तो गलती जिसकी हुई, किसकी गलती रही होगी? आपने मान लीजिए इस समय समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अपना इस समय एंकर की भूमिका निभा रहे हैं, आपके मुंह से या मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है कि जो असंसदीय है, तो उस पर आप ये कहें कि एंकर जो आपका चैनल का जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इस मामले में जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? नहीं, ये सरकार का विषय नहीं, आयोग है, इसलिए आपको ये समझ। लेकिन वही बात है ना कि आयोग के चेयरमैन, अरे सर आप कंफ्यूज है। मैं आपको, हाँ एक सेकंड, तो क्या इसमें चेयरमैन की भूमिका नहीं है? एक मिनट सुनिए ना, जवाब चेयरमैन नहीं देंगे? अरे सर सुनिए, मैं ये बता रहा हूँ, आपको शायद इसका जानकारी होनी चाहिए। आयोग एक स्वायत्त संस्था होती है जिसमें ना मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप होता है, ना किसी भारी उसका होता है। ये आयोग खुद अपनी तय करता है, और आयोग ने ये तय कर रखा है कि कौन पर्सन पत्र तय करेगा, इसकी जानकारी चेयरमैन को भी नहीं होती है। तो जिसको जानकारी, और इसमें मुझे लगता है जब वो रिपोर्ट आएगी किसकी गलती है उसका भी कहीं ना कहीं इसमें इंगित किया गया होगा कि किसने ये पर्सन किया, वो पर्सन क्यों किया, वो गलत था, सही था, उसका भी इसमें कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में, जब इसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी हम दोबारा इस पर डिबेट कर लेंगे, उसमें स्पष्ट जिसकी भूमिका रही होगी उसको भी इंगित किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, डीपी कौशिक जी, हम अब आपसे ही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज इससे बेहद नाराज रहा, और आप भी बार बार ये कहते रहे कि इस मामले पर सरकार की भूमिका है, और कहीं ना कहीं जो आयोग रहा है उसकी भूमिका इसमें नजर आई। क्या अब इस फैसले को लेकर कह रहे हैं, क्या आपका मानना है? देखिए शुभेंदु जी, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री को हमने बताया था भी रिटायर्ड जस्टिस से इसकी मतलब जांच करवाई जाए, मुख्यमंत्री जांच करवाई, लेकिन हम इसलिए संतुष्ट है, जैसे मेरे बड़े भाई जवाहर जी कह रहे हैं कि आयोग होता है, आयोग स्वतंत्र आयोग होता है। अगर आयोग स्वतंत्र था तो फिर मुख्यमंत्री इसको सस्पेंड कैसे कर सकते हैं इमीडिएटली? उसके लिए भी तो परमिशन ली होगी। आयोग बनाता कौन है? वो आपकी सरकार के टाइम पे तो नेता बनाते हैं, आपकी सरकार ने आयोग बनाया, आपकी सरकार के आदमी ने खाया भारतीय क्यों मिला, और कोई आदमी क्या नहीं था चेयरमैन बनाने के लिए? दूसरी बात बताऊंगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक डिमांड रखी थी, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके लिए खिलाफ एफआईआर करवाई जाए।
मैं अपने जवाहर जी से पूछना चाहूंगा कि कितने दिन बाद भी हमने सभी एसपी को, हर स्टेट अपने डीसी साहब को हमने कंप्लेंट दी, आज तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट में साफ बाकायदा लिखा हुआ है कि जातिगत क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते और लिंग भेद क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। ये तो इमीडिएटली उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, फिर भी सरकार ने इनका बचाव किया। आज तक मुख्यमंत्री ने मेरे सामने, वहां हम इतने आदमी थे, वहां वायदा किया भाई मैं इमीडिएटली एफआईआर दर्ज कराऊंगा उनकी, किसी की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैंने बार बार कहने के बावजूद भी एफआईआर, 4-5 दिन पहले ही मिले थे हम लोग अभी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी, भी उनके खिलाफ क्यों एफआईआर क्यों नहीं हो रही, फिर भी वो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन, मैं अपने समाज की बात नहीं कर रहा, किसी भी समाज के लिए अशोभनीय क्वेश्चन होते हैं और इसके बस तुरंत मामले में इसकी कार्रवाई करने का तो एक ही मकसद था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। जहां तक चेयरमैन साहब की बात थी, भारतीय को सस्पेंड की आयोग की जिम्मेवारी बनती है। अगर किसी के डिपार्टमेंट में कोई घपला होता है तो वो डिपार्टमेंट का मुख्य, आज ऐसे भी हुए कि मंत्रियों ने भी इस्तीफे देने पड़े हैं कि वो जिम्मेवारी आयोग की है, तो आयोग का चेयरमैन को तुरंत भाव से, हमने तो ये प्रेशर दिया, उनको तो खुला इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उन्होंने गलती स्वीकार की थी अखबार में, उन्होंने खुद गलती मानी, भी हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं उसकी गलती मानता हूँ समाज, तो इस्तीफा दे देना चाहिए, हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सरकार की, देखिए मुझे लग रहा है कि मिली भगत थी और एक मंशा थी कि जैसे इन्होंने पहले जाट आरक्षण में एक जातिगत इस तरह की बातें, छेड़छाड़ किया मामला और वो भाईचारा को खराब करने की कोशिश की, वही अब यहाँ पे भी ऐसा ही मसला था। ठीक है जवाहर जी, मैं आपसे इसका सवाल का जवाब लूं, लेकिन उससे पहले गुलिया जी को भी जरा शामिल कर लेते हैं। गुलिया जी, ये बार बार ये कहा जाता है कि सरकार इसको जातिगत रूप देना चाह रही है, इसका क्या मतलब है? ठीक है शुभेंदु भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसी को आयोग का चेयरमैन बनाया है, उनको एक अथॉरिटी दी है उस आयोग को चलाने की, तो जो वो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कराना एक चेयरमैन की जिम्मेवारी होती है। हाँ, जवाहर भाई ने एक बात की, वो मैं उस बात से मैं एग्री हूँ कि भाई क्वेश्चन पत्र कौन सेट करता है, किससे क्या प्रश्न पूछा जाता है, उनकी जानकारी चेयरमैन को नहीं होती, ऐसा प्रावधान है, वो बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन कम से कम जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी, सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है, कम से कम चेयरमैन ये सुनिश्चित तो करे कि जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंदर उस गाइडलाइन का पूर्ण रूप से उसको फॉलो किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन्होंने तुरंत प्रभाव से पहले तो उनका निलंबन कर दिया, अब उनको बहाल करने का काम सरकार ने किया। लेकिन बहाल करने का काम, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये जरूर, उस रिपोर्ट के अंदर जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, मैं तो इनकी बात को मान करके ये कहता हूँ, ये बता रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई अनुकूल टिप्पणी की होगी जांच के अंदर, तभी उनको बहाल किया गया। लेकिन किसी के खिलाफ तो टिप्पणी करी हुई होगी, किसी के खिलाफ तो कोई सबूत आया होगा जिसने प्रश्न पत्र सेट किया। इनकी बहाली की इतनी जल्दी थी तो हरियाणा के प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया था, किसी ने भी वो प्रश्न सेट किया था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। और सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन आप ये माने कि चेयरमैन की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा प्रश्न पूछा ही क्यों गया उस आयोग की तरफ से, ऐसा प्रश्न पत्र सेट ही क्यों किया गया, वो एक गाइडलाइन है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये कहीं ना कहीं की बात संशय वाली बात नहीं है, ये तो सीधे तौर पे कि गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया था, तो उसके लिए किसकी जिम्मेवारी बनती है? चेयरमैन की जिम्मेवारी बनती है। आज भाजपा के लोग बातों को अपने हिसाब से घुमाने के लिए और मोल्ड करने के लिए उस जांच रिपोर्ट की बात करें, लेकिन जांच रिपोर्ट में कुछ तो आया होगा, किसी के खिलाफ तो टिप्पणी होगी, वहां क्या कार्रवाई कर दी आपने? आप तो सिर्फ लिपापोती करने का बात काम कर रहे हैं। और एक चीज से मैं जरूर सहमत हूं कि जैसा भी आपका आदमी इतिहास से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है, आपने पहले भी ऐसा किया है, आप पहले भी ऐसा कर चुके हो। हरियाणा प्रदेश को बहुत भारी नुकसान उसके लिए उठाना पड़ा था, फिर से आपकी मंशा ऐसी लग रही है। ठीक है जवाहर साहब, एक सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूं कि आपने बड़ी जल्दबाजी में ये फैसला तो ले लिया कि ठीक है निलंबन वापस कर लिया, आपने वापस कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ जिसकी गलती है आखिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? पहले आप उस पर एक्शन लेते ना। ये आपकी सोच है कि किसी पे एक्शन लिया गया नहीं लिया गया, तथ्य आएंगे। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी, कि उससे पहले तो तथ्य आने से पहले क्यों उनका निलंबन वापस ले लिया? अरे किसी ने कहा नहीं, उस तथ्य आने से पहले ले लिया, तथ्य आने के बाद लिया है, रिपोर्ट आ गई है, तथ्य आने के बाद लिया है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया? जिनकी कमी गलती है, बता रहा हूं, सुनो ना आप। ये तो कार्रवाई तो अधिकतम जिसने ये प्रश्न पत्र तय किया था उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि उसका नाम मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो गोपनीय विषय होता है। उसको एग्जामिनेशन सेट करने से बाहर कर दिया गया। उसकी अब तक की जितनी राशि देनी थी सरकार ने वो उसकी रोक ली, आयोग ने वो रोक ली है। इसमें और चीजें, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है प्रश्न पर का, उस पर जो कार्रवाई होती है, ये तो अगर आप पुराने उस समय के समाचार पत्र देंगे, उस पर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो तो हो चुकी है। उसके अलावा अब जो बात की मेरे मित्रों को, क्योंकि हम कई बार हर विषय पर राजनीति करना चाहते हैं, और कौशिक जी
मैं स्वागत करता हूं, मेरे भाई हैं उस रूप में, हमारे में सब में पूरे पैनल में एक अच्छा सामंजस्य है, डिबेट अलग करते हैं। परंतु जब आप एज ए ब्राह्मण नेता के रूप में बैठे हो और उसमें फिर आपकी कांग्रेस वाली छवि निकल आए, आप बात कर रहे थे ब्राह्मण की, लेकर चले गए जाट रिजर्वेशन पे, उस आंदोलन पे, तो आज डिबेट का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर समाज के नाते बैठे तो उस पर बात कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी सरकार ने इसकी परंपरा को खत्म किया है कि पहले अटल जी की सरकार में जिन जिन जातियों के लिए अभद्र टिप्पणी गई थी उसमें भगत सिंह को आतंकवादी कह रखा था। हमारी सरकार थी जिसने कहा था कि भगत सिंह आतंकवादी नहीं है, भगत सिंह देश का बेटा था जो कि देश के लिए शहीद हुआ था। जाटों को लुटेरा कह रखा था, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। वो शब्द भी अटल जी की सरकार में एनसीईआरटी हटाया था कि ये देश की सबसे जुझारू और मेहनती कौम है, ये हमने किया। और इसी में नहीं केवल वो यादवों के लिए भी टिप्पणी थी, उसमें गुजरों के लिए भी टिप्पणी थी। जो जो हमारी जातियां थी, जो लड़ाकू जातियां थी, उन सबके आत्मविश्वास को खत्म करने की पुरानी कांग्रेस की और एनसीआर साम्यवादियों की शुरू से परंपरा रही है। हमने उस परंपरा को खत्म किया। इसमें किसी व्यक्ति ने गलती की, जो भी एग्जाम सेट करता है उसको ऑलरेडी गाइडलाइन जाती है कि आपको क्या आपके लिए करना है और क्या अग्रणी है। अगर किसी व्यक्ति ने उस नियम की अवहेलना की है तो उस पर आयोग ने अपना कार्रवाई की है। और आप कुछ चीज और वेट कीजिए जो इसमें चीजें हैं, क्योंकि आयोग का विषय है तो इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। तो इस पे जो परिणाम है आपको सुखद परिणाम मिलेगा। और जहां तक ब्रह्म समाज की बात है या न है, आज कितना इफेक्टिव आयोग है कि 3 बजे भारत भूषण भारती जी ने ज्वाइनिंग की और 4 बजे जो आर्थिक रूप से आरक्षण मिला था उसकी जो पुलिस भर्ती के 700 वो रुके हुए थे, उसका परिणाम भी आज घोषित कर दिया और वो ज्वाइनिंग कर लेंगे तुरंत। तो इसका मतलब, और आज खुद ब्राह्मण बड़े नेता जिनकी आयु 82 साल है वो धरने पे बैठे थे, वो ही हमारे आयोग के सदस्य उसमें गए, वो उनके आश्वासन पे उठे कि जल्दी ही इसका परिणाम आ जाएगा। उनको तो शायद काफी दिन का बोला गया था, परंतु 1 घंटे में वो परिणाम आ गया। तो इससे पता चलता है कि आयोग कितना सक्रिय है। नहीं, मैं एक जवाहर जी की बात को काटना चाहता हूं आपके पास। मैं आपको बताता हूं, जैसे ही हम लोगों ने ये कल हमारा धरना अमरण अनशन इसलिए रखा गया था क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला 2 महीने पहले आया था। 2 महीने पहले हाई कोर्ट ने सरकार को बिल्कुल झाड़ भी लगाई थी, तो इन लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे। तो सरकार ने कहा भी हम लोग फिर मुख्यमंत्री जी मिले, माननीय दीक्षित साहब के उसके साथ में हम लोग गए, तो उन्होंने कहा भी 15 दिन का टाइम दीजिए। हमने 15 तारीख के बाद, 15 दिन के बाद भी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हमने दोबारा इनसे आयोग से मिले, माननीय हमारी जो चेयरमैन पर्सन बनाई दीप्ति उमाशंकर जी, उनसे मिले, उन्होंने फिर 15 दिन का टाइम मांगा, यानी 15 जुलाई जो गई है, 15 जुलाई तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। फिर हमने अंतिम जाके कल हम लोग धरने पर बैठे वहां पे। आप एक बात देखिए, सीएम साहब के बाद क्या कुछ नहीं, लोग हमारे ब्राह्मण समाज के लोग मिलते, वो कहते हैं आपने भारती को सस्पेंड करा दिया, अब तो ज्वाइनिंग तब भारती जी आएंगे तब भारती जो ज्वाइनिंग होगी। ये कौन सा तरीका है? नहीं, सीएम ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग है, ये बोला आपने भारती को सस्पेंड किया। जवाहर जी भारती को सस्पेंड, मैं ये रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। यदि जवाहर साहब यदि ऐसा है और वो कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है, यदि उनके पास प्रूफ है, मैं बता रहा हूं, तो उसके बाद क्या? आपने भारती को सस्पेंड करा दिया, अब तो जो होगा जो होगा। अब एक और क्लू आता है, कहते जी भारती जी वो पासवर्ड नहीं दे रहे। हमारी चेयरपर्सन वहां 1 महीने से बैठी हुई है दीप्ति उमाशंकर जी, और उनको चाबी नहीं मिल रही, पासवर्ड नहीं मिल रहा। नहीं तो क्या दिक्कत आ रही ज्वाइनिंग कराने में? आपको ये 2 महीने पहले क्यों नहीं ज्वाइनिंग कराई? इस सवाल का जवाब लेंगे आपसे जवाहर साहब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। इस ब्रेक के बाद ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी लेने बाकी हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्राह्मण बवाल और उसके बाद सवाल, और इसी को लेकर अब एक चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। और चलिए सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ पर शुरू हो गए थे और बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे थे, जवाहर साहब एक सवाल बार बार नियुक्तियों को लेकर उठ रहा है कि 2 महीने के दौरान, ठीक है बिल्कुल सतबीर जी, ठीक है सतबीर जी, हाँ बिल्कुल आप शामिल होइए। सबसे पहले आपका ही सवाल होगा, उसके बाद चलेंगे जवाहर जी के पास। देखिए शुभेंदु जी, जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, बात सवाल इनकी कार्यशैली देखिए आप। जहाँ अभी पिछले चुनाव जब हुए थे बिहार में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि डीएनए में ही खोट है।
कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो हमेशा से ही विवादों के साथ शुरुआत होती है और विवाद बढ़ाना इनका काम है। हरियाणा की, जहां तक हरियाणा के ऊपर आप बात करते हैं, हरियाणा के अंदर देखिए आप इस जो ब्राह्मण समाज के ऊपर जिन्होंने क्वेश्चन किया था, और ये बड़ी अचरज में डालने वाली बात है कि कहाँ तो उनकी आप खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको आप सह सम्मान बैठा देते हैं कि भाई इसमें ये तो बिल्कुल साफ मिले, क्लीन चिट उनको देके बैठा दिया गया और उस समाज को कोई जवाब नहीं दे पाए जिनके खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की थी। ऐसे क्वेश्चन किसी के भी खिलाफ नहीं पूछे जाने चाहिए। और जबकि उस स्टेट की जो उस लेवल की बात जहाँ पे अधिकारी निकल के आते हैं, मतलब मानसिकता यहाँ से दर्शाई जाती है आदमी की, जिस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनका काम ये है और इसी तरह से सारा मामला चलता रहे। जवाहर साहब, सरकार की मंशा ही यही है। देखिए, दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का, जिन्होंने देश की हर स्वाभिमानी जातियों को लुटेरा का अपमानित किया, और वो कब अपमानित को सम्मान मिलता है? जब अटल जी की सरकार आती है। और ये हमें बता रहे हैं कि देश की जातियों का मान सम्मान क्या होता है। एक परिवार से अलग जिसने देखा नहीं, भगत सिंह को जिसमें किताबों में पढ़ाते रहे। आप हमें पाठ ना पढ़ा दे, अपनी बात करते हैं, बोलने मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप पाठ ना पढ़ाएं। मैं बोलूंगा ना, मेरा अधिकार है बोलना। हाँ, ये जो आतंकवादी कहते रहे, भगत सिंह को आतंकवादी कहते रहे। आपसे मुझे क्या बोलना, मैं आपसे पूछ कर नहीं बोलूंगा। तो बोलो ना, लेसन ना दे। मैं आपको क्या करूं? लेसन ना दे मुझे। एक परिवार वाली बात क्या है? आप अपने अंदर झांकिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरे ठीक है, ठीक है। आप कांग्रेस में, आप अपने अंदर अरे आप छोड़ो ना, आप मुझे बताएंगे मुझे क्या बोलना। ठीक है, आप मुझे बताएंगे क्या बोलना। अब ये देखिए, अब होगी ना राजनीति। ठीक है सतबीर जी, लगे ये कांग्रेस का चरित्र है। जब डिबेट पे तथ्य नहीं होते, जब डिबेट पे तथ्य नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ठीक है सतबीर जी, इनको सतबीर जी कहना अच्छा लगता नहीं, है। ठीक है, ठीक है। इनको भगत सिंह को आतंकवादी कहना अच्छा लगता है। हमने वो किताबों से हटा दिया तो इनकी पीड़ा झलक रही है। नहीं, देखिए सीधा सा सवाल है। ठीक है, ठीक है सतबीर जी। और ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि 1984 में जिस तरह से हमने सिखों का कत्लेआम होने दिया, इन्होंने रोका क्यों उपद्रवियों को? ये इनकी पीड़ा है। नहीं, ठीक है, चर्चा से अलग नहीं। देखो, हमने 5000 सिखों को मरने दिया। ठीक है, ठीक है, तो हमने गोली जवाहर साहब, ठीक है, ये कहते हैं जवाहर साहब, चर्चा से अलग नहीं। हरियाणा में जवाहर साहब, सतबीर जी प्लीज, सतबीर जी प्लीज, सतबीर जी। भगत सिंह को ही आतंकवादी कहते रहे, भगत सिंह को आतंकवादी कहते रहे। जवाहर साहब, ये चर्चा का विषय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डिबेट पे आता हूं। ठीक है। हाँ, अब मैं कह रहा था, आज तक जिन्होंने केवल देश के जनमानस को अपमानित किया, कभी भी भारतीय समाज को गौरवशाली चीजों पर सम्मान करने के हक को वंचित किया, तो उनसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं। तो कम से कम कांग्रेस को तो मैं नहीं करता। इस विषय में मैं आईएनएलडी का जवाब दे सकता हूं, पर कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज तक देश के सम्मानजनक प्रतीकों को अपमान करने का महापुरुष का काम किसी ने किया तो एक पार्टी ने किया, और वो कांग्रेस है या कम्युनिस्ट है। इन दो पार्टियों का सीधा सीधा इतिहास है, रिकॉर्ड पे है। जहां तक बात है इसमें चेयरमैन को लेकर और इस पर्सन को लेकर, इस पे जिसकी भी गलती हुई, इसमें कम से कम आयोग का। दूसरा, फिर ब्राह्मण समाज क्या चाहता था? ब्राह्मण समाज की ही मांग पर उन्होंने कहा कि पूर्व जो रिटायर्ड जज है उसके नेतृत्व में कमेटी बैठानी जाए। तो ब्राह्मण समाज ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, ब्राह्मण समाज की मांग को माना। और आज जो ब्राह्मण समाज बैठा था धरने पे, वो भी आज खुशी खुशी वहां से चल के गया है, हमारे हाथ से जूस भी कर गया है, धन्यवाद करके गया है। तो इसलिए जो ब्राह्मण के इस पर राजनीति करना चाहता है, अगर वो उनको अपमानित करना चाहता है तो ये पिलाया, इसलिए ज्वाइनिंग हो गई, इसलिए 58 की ज्वाइनिंग हो गई। देखिए भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले हमें ठीक है, ठीक है, भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले हमें, ठीक है, जरा रिएक्शन, ठीक है, जवाहर साहब, भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले, को लुटारा करने वाले, हमारा अपमान करने वाले, हमें कौशिक जी में आता हूँ, बोलिए जी, एक रिएक्शन आपसे। पे गोली चलाई, ठीक है, हमने जवाहर साहब, पे गोली चलाई, जवाहर साहब, ठीक है, मतलब आप कहते हैं 5000 सिखों की तरह जिंदा जल जाने देते हैं। आज जो विषय है, 5000 सिखों को, मतलब आप हम भी आपकी तरह 5000 लोगों की जान चली जाने देते हैं। आज ये विषय नहीं है। जवाहर साहब, इसका सतबीर जी, कहां से आ गया? आप
लोग यही जाट कहना समाज चाहते के हो। लोग कहते हैं कि वो उपद्रवी थे, नहीं, जाट आप समाज यही के लोग कहना कहते हैं कि चाहते हो वो क्या? जाट नहीं थे, सतबीर जी, उपद्रवी प्लीज। की कोई जाति नहीं सतबीर जी होती, और जवाहर जी, प्लीज उपद्रवी की कोई प्लीज। जाति नहीं होती है। जाट समाज के लोग कहते हैं आप सतबीर- उनको जाट बना रहे आप हो, सैनिक को रोके ना। उपद्रवी मतलब अरे उपद्रवी आपका होता है। सांसद बोलता है। जवाहर साहब, आपका ये- सांसद मतलब बोलता जवाहर है। साहब, होता है। जवाहर यादव जी, जवाहर यादव जी, प्लीज। इतिहास रहा इनका प्लीज, सतबीर जी, सतबीर जी, क्यों नहीं बोलते आप? सतबीर जी, बस ठीक है, हो गया। ये चर्चा से अलग नहीं, चर्चा विषय से अलग बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, जल्दी से कौशिक, ठीक है सतबीर जी, मैं आता हूँ आपके पास। मैं, हाँ, देखिए बात अपमान की है। भगत सिंह का अपमान नहीं हुआ। ठीक है, ये आज विषय नहीं है, ये आज विषय नहीं है, ठीक है। नहीं लगता, प्रॉब्लम है। भगत सिंह को आतंकवादी कहना इनको अपमान नहीं लगता, वो इनके ऊपर लागू जाटों होती को है बात। लुटेरा कहना इनको अपमान नहीं लगता। इसमें फक्र की बात तो बता दीजिए। भगत सिंह को आतंकवादी ठीक कहना है। कौन सा सम्मानजनक ठीक है? है, इस- जाटों को लुटेरा आप कहते रहे, कौन सा सम्मानजनक है? गौड़ से किताब में एनसीईआरटी की किताब जवाहर में साहब। पढ़ा। अटल जी के सरकार ने उसको निकाला। जवाहर यादव जी, प्लीज। ये आपको सम्मानजनक लगता है? नाथूराम गौड़ का जवाब दे आप। सतबीर जी, प्लीज, उसको उसकी सजा सतबीर जी, मिल आज का विषय नहीं है, उसको उसकी प्लीज। सजा मिल मैं, गई। जवाहर यादव साहब, प्लीज, नाथूराम ठीक है, हो गौडसे गया, को बहुत हो उसके गया, कर्म की ठीक सजा है, मिल गई। ठीक है, एक मिनट बस, ठीक हम है, हो उसके गया। साथ खड़े हैं क्या? कौशिक जी, प्लीज, बिल्कुल साथ खड़े ठीक है, हैं। सतबीर जी, हो गया, भगत बस, सिंह को ठीक है, आतंकवादी कहने वालों से कौशिक मैं जी, प्लीज, देशभक्ति नहीं सीखनी। कौशिक जी, बिल्कुल नहीं सीखनी। ठीक है, मैं ठीक है। एक बात बताऊंगा जवाहर जी, यहाँ पे दो बातें हैं, दोनों विषय अलग अलग है। एक तो हमारे जातिगत क्वेश्चन पूछा गया था, बात वहां पे थी, पूरा समाज इकट्ठा बैठा हुआ था, पूरा हरियाणा में इस बात को लेकर बड़ा जोर शोर से वो हम लोगों ने किया, प्रदर्शन किया, भाई हरियाणा में इस समाज के, हमारे समाज के बारे में ये बातें गलत टिप्पणी की गई है। दूसरा क्वेश्चन है वो चार समाजों के बारे में जो ईवीएस का मुद्दा था, उसमें देखिए राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे और पंजाबी भी थे। वो मुद्दा अलग है 10% का, उसके लिए माननीय दो विषय हैं। माननीय दीक्षित जी बैठे थे। मुझे धोखा इस बात का लगता है कि देखिए कोर्ट के आदेश के बाद 2 महीने डिले को, उसको रिजल्ट को डिले किया गया। रीजन क्या मिलता है कि आपने भारतीय को सस्पेंड करा दिया गया, तो सारे दस्तावेज उसके पास है। एक आदमी जब सस्पेंड हो जाता है, वो उसका उस ऑफिस से लेने देने कोई वास्ता नहीं रहता, और वो चाबी कैसे लेके चली जाती है। डिप्टी मतलब वहां के उनको जो चेयरमैन दिस लगाया जाता है, उसके लिए बैठने की जगह नहीं मिलती वहां पे, और मीडिया उस बात को फिर खूब उछालता है, फिर मुख्यमंत्री पास कोई जवाब नहीं होता। तो एक बात यह है कि समाज के बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी जल्दबाजी, मैं एक और पूछूंगा कि जो रिपोर्ट अब जो बातें कर रहे थे, 2 कंपनियां थी, मुख्यमंत्री ने दोनों कंपनियों पर कार्रवाई जरूर की है, लेकिन अभी तक ये बात निकल के आई उसके अंदर किस आदमी ने वो क्वेश्चन जो गलत जानबूझ के पुटअप किया था, उन आदमियों के बारे में तो बताए मुख्यमंत्री जी। वो चीज अभी तक सामने निकल के नहीं आई। जरा मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले गुलिया जी। शुभेंदु जी, एक चीज देखने की है, आज भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाजपा के ही एक साथी प्रवक्ता हैं टीवी चैनल पे, हरियाणा न्यूज पे बैठे थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी। उन्होंने ये कहा था, मैं कोट कर रहा हूं इस चीज को, कि मुख्यमंत्री ने स्वयं बैठ करके 2 घंटे में HPSC का रिजल्ट तैयार करा दिया, केस कैपेसिटी में करा दिया। ये ऑन रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं। अब रही बात दूसरी, क्या उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है एज अ चेयरमैन? लायबिलिटी बनती है। आपने उनको सस्पेंड किया था, कम से कम रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में आने देते, लोगों को पता तो चलता। क्या जल्दी थी? क्या सिर्फ अपने लोगों को पदों पर रखना है, इसीलिए आपने इस बहाली में इतनी जल्दी दिखा दी? लोगों की भावनाओं का सवाल था, हरियाणा प्रदेश के इतने सम्मानित समाज की भावनाओं का सवाल था, इंतजार नहीं करना चाहिए था। अब शुभेंदु जी, दूसरी बात जो है पारदर्शिता की बात करें, एक बात का जवाब दे देता हूं मैं, 30 ही सेकंड लूंगा, फिर उसके बाद जवाहर भाई अपनी टिप्पणी कर लेंगे। मत्स्य विभाग में फिशरी डिपार्टमेंट 90 वैकेंसियां निकलती हैं, क्षण में लोग भर्ती हो जाते हैं, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने भर्ती कैंसिल कर दी। अरे 90 लोगों की वैकेंसी, क्षण में भर्ती कैसे हो गई? कैसी पारदर्शिता की बात करते हो आप? और दूसरी बात, एक और 10 सेकंड की बात रहेगी जवाहर भाई, बोलो जितनी देर बोलो, मुझे 10 ही सेकंड लूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसमें इस बात को कहने में मेरे को कोई गरज नहीं है कि कांग्रेस ने हमेशा से भारत के हीरो को अपमानित करने का काम किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जवाहर यादव जी ने बिल्कुल सही बात की। इन्होंने क्या कर दिया? आज आपकी सरकार को 4 साल हो गए, क्या ऑफिशियल तौर पर भगत सिंह को क्या शहीद आजम भगत सिंह को आपने शहीद का दर्जा दे दिया? ऑन एयर बैठे हो अब जवाहर भाई, ऑन एयर बैठे हो, जवाब देना झूठ नहीं चलेगा। मैं मुझे समझा मत, आप अपना क्वेश्चन करो बस। नहीं, मैंने कर लिया ना, अब आप जवाब दो सारी बात। तो 90 के क्षण में सुन लिया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुन लेंगे, इतना समझ में आता है मुझे। जहां तक भगत सिंह की बात है, जब बात हुई कि भगत सिंह को ऐसे इसके अलावा 1-2 लोगों पर और पर्सन चिढ़ाया आया कि इनको क्या शहीद का दर्जा देना चाहिए, तो उस समय विषय आया कि भगत सिंह की जो शहादत है उसको पूरा विश्व क्रांतिकारी मानता है, शहीद मानता है। शहीद का सब छोटा है भगत सिंह के व्यक्तित्व के सामने।
ये अनेकों बार आया और सब लोगों ने ये कहा कि भगत सिंह जो शहीद शब्द इस्तेमाल होता है उससे भी कहीं ऊपर के व्यक्ति है, तो इसलिए इसके बस पूरा देश का एक एक व्यक्ति मानता है कांग्रेस जैसी पार्टियों को छोड़कर। नहीं, सरकार ने क्या किया? मैं यही सरकार ने क्या करा? यही कह रहा हूं, कांग्रेस को छोड़कर, साम्यवादियों को छोड़कर भारत का एक एक बच्चा मानता है कि भगत सिंह शहीद से ऊपर है, तो इसलिए हम उसका जब सरकार उससे नहीं करना। जवाहर जी, मैं अपनी डिबेट बोल भाई साहब सुनिए, जब सरकार बनानी होती है, मेरे बीच में नहीं आते, देखो मेरे बीच में नहीं आते। गंगाजल में धोखे देखो, लाते पहले हो इनको सुन भाई, लीजिए, इनको सुन वो लीजिए, कौन से सुन गंगाजल में धोखे लीजिए। लाते हो, जब सरकार बनानी होती है उन्हीं को आप स्वीकार चलो, करते हो। सुन लिया। बड़ा कमाल की बात अब है। डिबेट, आपको कांग्रेस नाम से लड़ती है जवाहर जी, देखिए बिल्कुल है। आप नहीं, अरे मुझे नहीं है, मैं को फिर जवाब दो ना। मैं उत्तर दे रहा हूं। आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस के मैं उत्तर हैं, देता हूं। आप सरकार बनाने के लिए इतने लालची हैं, मैं उत्तर देता हूं, इतनी उत्तर उतावलापन आपके अंदर उत्तर है, देता हूं। जब कांग्रेस बुरा नहीं लगता मैं आपको? उत्तर देता ठीक हूं। है, अब कांग्रेस ठीक है, बुरा जरा लगता जवाब है? ले लेते मैं हैं उत्तर सभी जी, देता हूं। जवाब ले लेते हैं। देश के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता जिसको हम मानते नहीं मानते पर कांग्रेस वाले कहते हैं कि इनसे बड़ा कांग्रेसी नेता नहीं हुआ, वो जिनको हम बापू कहते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त हो जाना चाहिए। रिकॉर्ड की चीज बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो आजादी का यादव उद्देश्य खत्म हो गया। तो हम तो महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करें, कांग्रेसी के जो बड़े नेता थे ठीक है, उनके जवाहर साहब, सपने को मेरी पूरा बात करें। सवाल है, नहीं देंगे। दो अब मिनट मैं सवाल है। उसके बाद देखिए, अब देखिए, अब देखिए, आप देखिए, जवाब देखिए, करें। इनके पास अरे आओ ना, ठीक है, ये बोलने देंगे, मैं जवाब ठीक दूं। है, सपना ठीक है। देखो। नहीं ठीक है, अब सलवी अब जी, इनका अब जवाब एक सुन बार लीजिए, जवाब, इनका ठीक सुन है, लीजिए, विषय पर रहिए, इनका ठीक है। सुन लीजिए। ये कहते हैं कि एक जगह भर्ती हुई जो कि डायरेक्टर ने की थी, हमें उसमें ये लगा कि कहीं ना कहीं वहां अनियमितताएं बरती गई है। मैं वो रिकॉर्ड कह रहा हूं। हमने उस भर्ती को कैंसिल कर दिया, सरकार ने उस भर्ती को कैंसिल कर दिया। हमने ये नहीं कहा सजा मिलने के बावजूद भी कि हमें सजा भी दे दी कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने अपराधी भी घोषित कर दिया, और उसके बाद कहेंगे कि हमारी भर्ती ठीक है। हम ये ड्रामा नहीं करते। दूसरा, मेरे मित्र ये कहते हैं कि चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरे मित्र ने ये कहा कि उनको इस पद पे कहना है। यार कौन हमें आईएनएलडी समझाएगी? महम कांड हो जाता है, देश में 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, दूसरा आ जाता है, फिर मुख्यमंत्री की जिद इतनी होती है कि हर हालत में मुझे मुख्यमंत्री बनना है। 6 महीने के अंदर सारी जनभावनाओं को कुटाराघात करते हुए एक मंत्री के, एक व्यक्ति की मुख्यमंत्री की ललक इतनी बड़ी थी कि मुझे हर हालत में मुख्यमंत्री बनना है, जबकि वहां के पार्टी भी नहीं चाहती थी। कोर्ट ने, सुनिए सर, जज ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो ब्राह्मण समाज ने मांग की थी उनकी मांग को मानते हुए उसमें जो तथ्य ध्यान में आए, अगर उसमें यह कहा जा रहा है किसी व्यक्ति का उसका दोष नहीं है, तो किसी दोषी को कैसे कोई अपराधी कह देगा? सवाल डीपी कौशिक जी ने यह किया था कि 2 महीने हो गए, 2 महीने का अंतराल, आखिर उसमें नियुक्तियां क्यों नहीं? हाँ ठीक है, आज ही इनका कहा कि 2 महीने हो गए उसकी नियुक्ति होगी। निश्चित रूप से वो एक ऑर्डर था जिसके कारण इनको नियुक्ति देनी चाहिए थी, वो आज नियुक्ति दे दी। आप ये कहेंगे कि कल क्यों नहीं दी, परसों क्यों नहीं दी? जब आयोग को ये लगा, भर्तियों पर रोक क्यों? फिर अरे आयोग दो क्यों नहीं? सर, आयोग की बात नहीं, क्यों नहीं? कोर्ट के आदेश के बाद की बात जवाहर भाई, कोर्ट का आदेश 2 महीने पहले आया अब था। व्यक्ति मुझे क्या कह रहे हैं, ये मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आयोग जो एक निष्पक्ष इकाई है, मैं उसका प्रवक्ता बन के बोलूं, तो मैं जो आयोग का काम है वो आयोग बताएगा। सर, सरकार की बात है। अरे सरकार ने नहीं करनी होती, आयोग ने करना होता है। ठीक है, अरे गुलिया सर, जी, ये आयोग ने करना होता है। आदेश दिया आपकी सरकार को, आयोग ने करना होता है। कोई बात कर रहे सरकार, ये आयोग ने करना होता है। कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि 2 महीने को ज्वाइनिंग करवाया जाए इमीडिएटली। कोर्ट ने किसको सरकार को आदेश दिए भाई, पहले तो हाई कोर्ट ने। भाई मेरे ठीक है, सुनिए, बात इनका नहीं, तथ्य ठीक ठीक है, है, इनका तथ्य ठीक नहीं। जवाहर साहब, ठीक है, 10 सेकंड, 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, ठीक है, एक 10 छोटे से 10 ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। इनका 10 सेकंड, इन्होंने जो कहा कि कोर्ट ने उनको, अरे जिसका रिजल्ट नहीं आया था उनकी ज्वाइनिंग कैसे हो जाती है? रिजल्ट तो आज आया है और आप कह रहे हैं उनको ज्वाइनिंग बात करा है, दो। रिजल्ट रोकने उसके बाद वाला आयोग के साथ बात यहाँ कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और गुलिया जी ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो शुरुआत आपसे करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल बार बार उठ रहा था, और यादव जी से एक सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर 2 महीने का जो समय रहा, बार बार ये पूरे प्रदेश भर के अंदर सवाल उठता रहा कि भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं। यादव साहब, भर्तियां आखिर क्यों नहीं हो पा रही थी? नियुक्ति तो हो चुकी थी, दीप्ति उमाशंकर को आपने पद पर बैठा दिया था, आखिर उसके बाद भर्तियां क्यों नहीं? देखिए, जो पर्सन आपका आयोग से है
वो तो आयोग के किसी प्रवक्ता से पूछेंगे, वो बता पाएगा कि उनकी क्या तैयारी थी, क्या भर्ती थी या नहीं थी। ये विषय मुझसे संबंधित नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कार्य नहीं है। तो इसलिए इस पर तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता कि भर्तियां क्यों नहीं हुई, क्या हुई, कब होगी और उसकी क्या प्रोसेस चल रहा है। उसकी जानकारी हमें भी वही मिलती है जो बाकी साथियों को मिलती है, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से। बाकी तो इसलिए इसका तो सवाल कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं बनता। आप मुझे लगता है तो आयोग के किसी सदस्य से या चेयरमैन से बात करेंगे ज्यादा अच्छा। सरकार के नुमाइंदे ये बता सकें कि प्रदेश में भर्तियां आखिर कब हों या कैसे हों, नौकरियां उनको मिलेंगी या नहीं, इस उम्मीद में रहें वो किनको? प्रदेश की जनता को। देखिए, मैं रिकॉर्ड पे चीजें बता रहा हूं, उससे मेरे कुछ मित्र सहमत असहमत हो सकते हैं, पर मैं विधानसभा में एक प्रश्न किया गया था उसका उत्तर दे रहा हूं जो रिकॉर्ड पे था। चौटाला साहब के समय में जो भर्ती हुई वो 11,800 हुई थी, लगभग 5.25 साल के आसपास उनकी सरकार रही थी। उसके बाद जो हुड्डा साहब का पहला कार्यकाल था, मैं पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूं क्योंकि हम उससे तुलना करते हैं, उसमें 20,030 भर्ती हुई। हमने जो ये आज 700 मिला लेते हैं तो हम 25,000 क्रॉस करके चले गए। और एक मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट मैं बताता हूं जो भी समाचार पत्रों में पिछले कुछ दिनों में आई कि आयोग में, क्योंकि ये मंत्रिमंडल में आया तो इस पे बोला जा सकता है, और देश के प्रधानमंत्री का भी ये था कि जो चौथी श्रेणी की नौकरियां है उसमें इंटरव्यू बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसा करके लगभग 38,000 के आसपास की नौकरियां, ये कल के परसों के अखबार में भी प्रमुखता से छपा है, जो कि आने वाले समय में जल्दी प्रोसेस होगा। वो डिपार्टमेंटों से, मेरे डिपार्टमेंट से भी गई है, जिस डिपार्टमेंट का मैं चेयरमैन हूं, हमारे यहाँ पूछी गई है क्या क्या वैकेंसी है, सैंक्शन पोस्ट है, वो आप आयोग को भेजो। तो ऐसी 38,000 के आसपास भर्तियां मुझे लगता है आयोग के पास जाने की संभावना है और वो मुझे लगता है कि जल्दी होगी। उसके अलावा कुछ और भर्तियां मैं बताता हूं, कुछ साथी कोर्ट में जाते हैं, तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर, संभावनाओं को सार्थक कब होगा? की भी संभावना ये सार्थक कब होंगी? ये टर्म खत्म होने के बाद? देखिए, ये तो आयोग बताएगा कब होगी, परंतु जो इसमें हमारा है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होने, और जितनी मुझे जानकारी है, जो मेरा विवेक कहता है कि शायद ये दिसंबर 2018 से पहले ये 38,000 के आसपास भर्ती हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, सीधा रिटर्न है, और रिटर्न पे जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पे कंप्यूटर तय कर देगा। तो इसके कारण इसमें समय कम लगेगा। इसके कारण मुझे लगता है कि शायद ये दिसंबर 2018 से पहले हो जाए। ठीक है, सतबीर जी जल्दी से। देखिए शुभेंदु जी, जहाँ तक बात नौकरी की, जवाहर यादव जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कह रहे हैं, मतलब इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के। आप ये तो बता दें, 2 लाख की आपने घोषणा की थी, 2 लाख हम हर साल नौकरियां देंगे, कितनी आप 8 लाख रोजगार अब तक दे चुके होते। आपके हिसाब से 38,000 आपने नौकरियां दी हैं। जवाहर यादव जी थोड़ा शांति रखिए। दूसरी बात, कोई नया उद्योग यहाँ पे आया हो इस वक्त इन 4 साल के अंदर जहाँ पे नौकरियां मिल सके, ये संभव नहीं है कि हर नागरिक को आप सरकारी नौकरी दें, संभव नहीं है, परंतु आप जो इंडस्ट्रियल हब जो काफी बड़ा है वहां पे मिलना चाहिए। उससे पहले, ब्रेक से पहले एक बात अभी जवाहर यादव जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कहीं कंप्रोमाइज नहीं करती, और दूसरी इन्होंने भी बात की थी कि हम तो सत्ता के भूखे नहीं है। भाई, आप चौटाला साहब पे आप आरोप लगा रहे थे, मैं INLD का प्रवक्ता नहीं हूं। आपकी लालसा, आपका लालच इतना बड़ा रहा, सन 87 में छोड़ के भागे आप देवीलाल जी को, उसके बाद फिर बंसीलाल जी को आप छोड़ के भागे। आप दूसरों पे आरोप लगाते हैं, इतनी बड़ी लालसा। आप येदुरप्पा जी 24 घंटे में जहां आपका बहुमत भी नहीं है वहां बना के भागते हैं आप दूसरों पे। जरा समय कम है, जरा जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। इतना बड़ा ना बोलें कि आप दूसरों को करते रहे, अपने आप को हम। ठीक है, जरा गुलिया जी जल्दी से रिएक्शन। मैं आता हूं जवाहर जी। शुभेंदु भाई, बहुत संक्षेप में बात रखूंगा। सबसे पहले तो जवाहर यादव जी ने हमारी भर्तियों पे जो बात की कि वो जेल के अंदर बैठे, इनको शायद पता नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय कोर्ट ने उन भर्तियों को ठीक माना। उन भाइयों ने आज भी प्रमोशन ली, इनको पता नहीं है, शायद ये कुछ भी कह देते हैं, शायद इनको पता नहीं है कि रिकॉर्ड पे बातें आती हैं। और रही बात दूसरी बात, आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी नौकरियां दे दी, सबको संतुष्ट कर दिया, क्यों टीचर हड़ताल पे हैं, क्यों NHM के कर्मचारी हड़ताल पे हैं? जिनको ये पहली कलम से पक्का करने की बात करते थे, तब इनको पता नहीं था कि इनकी कलम में सही नहीं है, ये नहीं कर सकते ऐसा काम, क्यों वादे किए थे पहली कलम से? जिनको वादे किए थे सारे टीचर सड़कों पे, रोडवेज के जल्दी से, बहुत कम समय, फिर किस बात की? ये फर्जी मेडल किस लिए? ठीक है कौशिक जी, फर्जी मेडल किस लिए? ठीक है कौशिक जी, मैं आता हूँ जल्दी से, पहले जवाब ले लेते हैं यादव जी। देखिए, बहुत जल्दी से मेरे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, तो मुझे लगता है इनको धन्यवाद करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का। किस लिए मैं बताता हूँ।
इनके 2014 की SC/ST की भर्ती जिनको 10 साल कांग्रेस ने ज्वाइन नहीं किया उनको हमने ज्वाइन कराया। इनके औद्योगिक सुरक्षा बल के लोग जो बेचारे 10 सालों से धक्का खा रहे थे उनको लेकिन उसके बाद भी विरोध हो रहा है। तो ठीक कम है, से कम ठीक है यादव साहब, लेकिन उसके बाद भी विरोध हो रहा है। मेरे मित्र ठीक है, ठीक है। दूसरा मेरे मित्र ने कहा कि 2 लाख है, एक कोई दस्तावेज ला दे। मुझे लगता है पहले भारतीय जनता पार्टी का इनको घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए और ऐसे आरोप लगाकर कि कुछ भी बोल देंगे 2 लाख है, वो पत्र मुझे दिखा दीजिए। मेरे एक मित्र ने और कहा था, NLD के मित्र ने यही बात जो 2 लाख के कह रहे हैं, मैंने डिबेट के अंदर ही उनको व्हाट्सएप कर दिया था और उन्होंने माना कि हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो अपने मुंह से भारतीय जनता पार्टी के शब्दों का नाम ना लो। हमने जो देश की हरियाणा की जनता को कौशिक जी, अब आने वाले समय में क्या नीति? ब्राह्मण समाज विरोध? देखिए, अभी मेरी आज पे हमारे जितने भी जिलों में समाज के लोगों से बातचीत हो रही है, इसका डिसीजन हम 1-2 दिन के अंदर ले लेंगे और हम हाई कोर्ट में भी इनका दरवाजा खटखटाएंगे। पहले भी हमने सिविल कोर्ट में दी है, हाई कोर्ट में देखिए गलती है, चेयरमैन की गलती है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट तक जाएंगे। और जो भी सरकार ने अगर दूसरे व्यक्तियों के लिए बोला था भी हम लोग उनके खिलाफ FIR करेंगे, सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट को उसको करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ब्राह्मण समाज अब विरोध के लिए तैयार है। बिल्कुल। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर क्योंकि एक चीज जरूर है कि सरकार एक तरफ ये जरूर कह रही है कि स्थिति सामान्य करेंगे और इन चीजों को सामान्य बनाने की कोशिश है और इसीलिए जनता के हित में, समाज के हित में ही ये फैसला लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज अब विरोध करने के लिए बात कर रहे हैं। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।